वेलकम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रितु। मैं आपकी सीडीपी की क्लासेस लेती हूँ, तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए, फिर हम आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? राम, परवेश, रोहित, विक्की, माही, सुरेंद्र, माधुरी, जरीन, सभी को गुड आफ्टरनून। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? क्योंकि एग्जाम्स आपके अगर हम देखें तो 1 मंथ ही है, तो अभी आपको बहुत तैयारी करनी है और सारे सब्जेक्ट्स की करनी है। चलिए सभी लोग कनेक्ट होते रहिए मेरे साथ, तब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो लोग नए हैं। नमस्ते बबीता। हेलो विक्की। चलिए मस्त है, तैयारी भी मस्त होनी चाहिए आपकी, है ना? जो भी आप सी टेट, एच टेट या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो नंबर्स हों वो अच्छे हों। चलिए ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा स्कोर करना है सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं, विक्की आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो सभी का वेलकम है फिल द फॉर्म पे। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि फिल द फॉर्म का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। रोहित लिख रहे हैं बहुत अच्छा, माधुरी लिख रही हैं आई एम फाइन, गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं, और सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो आपको स्क्रीन पे वो शो हो रहा होगा। ठीक है, और 3 PM पे यानी कि सीडीपी की क्लास ऋतु मैं लेती हूँ, और मंडे टू सैटरडे आपके सामने प्रेजेंट हो जाती हूँ। ओके ठीक है, अच्छी बात है। आप पहली बार रिप्लाई किए मेरे क्लास में आए इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तैयारी हमारी सीटेट के लिए हो रही है, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और ये क्लासेस आपकी फ्री में है। ठीक है। पीडीएफ मैंने जो हमारी वेबसाइट है फिलर फॉर्म की सारी उस पे डाउनलोड कर दी है, तो जिनको भी पीडीएफ वहाँ से चाहिए, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या नंबर जो आपको शो होता है, आप वहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है रोहित? चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और अदर टेस्ट्स के भी मैं लेकर आ रही हूँ, ताकि जो आपकी तैयारी हो ना, वो पूरी तरह से हो सके। ओके चलिए, अच्छी है। सर की क्लास तो बहुत अच्छी होती है, वो जो कंप्यूटर साइंस की क्लास आपकी चलती है ना, यूजीसी नेट की। अच्छा ठीक है। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो सभी आंसर ऐसा करना कि उसी टाइम के अंदर कर लेना। ठीक है, चलिए। जो मेरा टाइमिंग है वो बहुत जल्दी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा आंसर, इसलिए फटाफट आंसर करना कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 60%, 80%, 90% या 50%।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करना। जो एनिमेशन का टाइम मैंने रखा है वो जल्दी रखा है। विकी का जवाब बिल्कुल पहले आया, बिल्कुल राइट आ रहा है। जो आपने ऐड भी देखा होगा, एक बॉर्नविटा का ऐड आता था जूनियर करके, उसमें देता था ना कि जो 5 साल के बच्चों की मस्तिष्क का विकास होता है 80% हो जाता है, 80 टू 90%, यानी जो 5 साल तक बच्चा पहुँचते-पहुँचते उसके जो ब्रेन डेवलप होती है वो 90% हो जाती है। ठीक है? तो ये जो बहुत कहेंगे बहुत संवेदनशील अवस्था होती है ना, क्रूशियल एज होती है। इसमें बच्चों को हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, हर चीज़ें उन सीखते हैं तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को हर तरीके से हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, सभी का आंसर सही है, आंसर भी पहले शो हो गया। तो जब मेरा नेक्स्ट स्लाइड आएगा तो आप लोग फटाफट आंसर करना ताकि हम लिमिटेड टाइम के अंदर सब कुछ कर लें। ठीक है? पूनम राजपूत, गुड आफ्टरनून पूनम। चलिए, सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। क्वेश्चन करिएगा सभी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या फॉर्गमेंटेड। बिल्कुल सही आ रहा है। जो आंसर हमारा होगा वो बी इज द राइट आंसर। कि जो विकास होता है वो क्या होता है, जन्म से लेके कब्र तक होता है, बर्थ टू एंड तक ना, तो वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और लिमिटेड टाइम के अंदर ही सब कुछ कर ले रहे हैं, है ना? तो हमारा क्वेश्चन जितना होगा हम जितनी जल्दी करेंगे, जल्दी-जल्दी सभी होते जाएँगे। ठीक है, सभी का आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्यक्षमता से होती है, उसकी परिपक्वता से होती है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होती है या उपयुक्त सभी। When we think about the development of any person, we means its efficiency for the immaturity by taking his power all the above. क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करना और कोशिश करिए कि 20 सेकंड के अंदर में ही आप सभी आंसर करें। बिल्कुल सभी का जवाब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी का सही आ रहा है। ठीक है, विक्की जी का जो आंसर हो रहा है सबसे फास्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और बिल्कुल सही आंसर इन्होंने किया है कि सभी है। जो विकास विषय में चिंतन करते हैं उसकी कार्यक्षमता से भी होती है, परिपक्वता से भी लेते हैं और उसकी शक्ति ग्रहण करने से भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए। हाँ, बिल्कुल माधुरी ने बिल्कुल सही बोला, उपयुक्त सभी, सभी हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगर सबसे फास्ट मेंबर हो सकते हैं विक्की जी, क्योंकि इनके आंसर जो हो हैं सबसे पहले आ रहे हैं। ठीक है, और आज यही देखना है कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन करता है और सबसे फास्ट कौन करता है। अच्छा, नेट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन विक्की जी। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, सोनम कुमारी, जानकी जी, आप लोग का जो आंसर है बिल्कुल सही है, 3 के लिए डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्ति का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। In the context of development, McDougall, a personality analyzed the basic A हमारा personality analyzed the basic instinctive behavior, analyzed the physical development of the child, या none of the above.
चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मोस्टली आपने 4 टाइम किया है तो आपके आंसर सही होंगे और आपका काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहेगा, विक्की। 4 का बी सभी बोल रहे हैं। सी नहीं होगा, राम परवेश जी, बी होगा। हाँ, प्रतीक्षा ज़रीन। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। विक्की जी, आप जो अदर स्टूडेंट हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, तो जो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो विक्की जी से पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने 4 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है। 4 का सी बोल रहे हैं। विकास के संदर्भ में हाँ, ये आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है ना? बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। At which stage does there be a sharp change in emotional development? Infant stage, youth, childhood या adolescence? ओके विक्की जी, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू और मैं यही आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि सर टैलेंटेड लोग मतलब जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हीं को लेते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आई होप आपको ले लेंगे। संवेगात्मक विकास में की बात हो रही है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है तीव्र किस अवस्था में होता है? एट विच स्टेज डज देयर बी अ शार्प चेंज इन इमोशनल डेवलपमेंट? सोनम जी बोल रही हैं, मैम हमको पूछना है। क्या पूछना है सोनम जी? किसे की जी से पूछना है? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर करना। 5 का ए सब बोल रहे हैं। प्रतीक्षा ने बोला है डी, ज्योत्सना ने बोला है डी। ठीक है, आज मैं इसी पे बात करने वाली थी कि कुछ क्वेश्चन के बाद मैं आपकी तैयारी के लिए कुछ थोड़े से अगर आपके लिए यूज़फुल हो, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, तो थोड़ा-सा मैं टिप देना चाहूँगी आपके लिए। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे कि 1 मंथ है, तो आप कैसे तैयारी करो। ठीक है? इसके लिए आपकी प्रीवियस जो तैयारी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट रखती है। हर एक डे, हर एक मिनट इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है? तो इस आंसर के बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। ठीक है? चलिए, तो जो एडोलसेंस होता है यानी कि जो किशोरावस्था होती है, संवेगात्मक विकास जो होती है, वो तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि एडोलसेंस के अंदर इतनी चेंजेस होती हैं, हर चीज़ें जो होती हैं ना, काफ़ी रूप से परिवर्तित होती हैं। चेंज उनके अंदर काफ़ी आता है। हम कहेंगे फिज़िकली, इमोशनली और कॉग्निटिव हर तरीके से उनमें चेंजेस होते हैं। ठीक है ना? तो जहाँ पे हर तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे क्या होते हैं इमोशनली सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं। सेम जेंडर हो या फिर अपोज़िट हो, फैमिली हो, बाहर के लोगों से तो जो इमोशंस होंगे ना, वो इस एज में सबसे ज़्यादा होंगे। अगर हम छोटे बच्चों की बात जिन्होंने इन्फैंट स्टेज की बोली, तो संवेगात्मक विकास जो होगा, वो इन्फैंट में केवल इगोसेंट्रिक होते हैं ना, उस समय जो होगा वो खुद के लिए होगा। थैंक यू विक्की जी। विक्की जी बोल रहे हैं फिलर फॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। चलिए और सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहे हम लोग कोशिश सभी टीचर्स जितने भी हैं सब यही कोशिश करते हैं कि आपको हम सही गाइडेंस दे सकें। ठीक है ना? बाकी सारी कुछ आपकी तैयारियों पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपकी गाइडलाइन है। प्रैक्टिस आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है, समझना आपको है।
चलिए विक्की जी, आप अगर हैं तो बच्चों को एडवाइस कर दीजिए कि 1 मंथ के अंदर कैसे सीटेट की तैयारी करें। शॉर्ट में 1 लाइन में बता सकते हैं आप, क्योंकि सोनम जी आपसे पूछना चाहती हैं कि 1 मंथ में सीटेट की कैसे तैयारी करें। तो थोड़ा-सा सोनम जी मेरी भी सुन लीजिए, विक्की जी की भी सुन लीजिएगा कि कभी शॉर्टकट यूज़ नहीं करिएगा। क्योंकि जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना, वो सक्सेस को नहीं जाते हैं। और सीटेट केवल क्वालिफाई होना आपका एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मेन आपकी जॉब के लिए एग्ज़ाम है ना, उसको आपको क्रैक करना है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सीटेट के साथ आप उस एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सको, है ना? और ये जो तैयारी आपकी होनी चाहिए ना, ये कभी ये नहीं करना कि हमें 90 मार्क्स पा के आपको पास हो जाना है। क्योंकि 90 मार्क्स की जब आप तैयारी करते हो, तो वो तैयारी कहाँ तक आप सक्सेस मानोगे? जब हम 90 नंबर के लिए करते हैं तो 70 पे ही अटक जाते हैं, 80 पर ही अटक जाते हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है वो 130 140 लेके करनी है, तब कहीं हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं सीडीपी पढ़ा रही हूँ तो आपसे बोलूँ कि सिर्फ सीडीपी में 30 मार्क्स लाओ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो तैयारी करो हर सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट करो। कहाँ आप कमजोर हो उस कड़ी को पकड़ो, उसमें मेहनत करो। और सबसे जरूरी है कि हार्ड वर्क, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना पढ़ाई के लिए। जो भी पढ़ना, चीजों को क्लियर करना। और सीटेट की अगर मैं बात बोलूँ तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए ना तो हर क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। तो इसके लिए जरूरी है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पूरे आप कर डालो सॉल्व पेपर, तो आपका ऐसे भी ये आराम से एग्जाम कर लेंगे। अभी आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर वाली जो पढ़ाई हो जाती थी ना, हाई स्कूल और इंटर जब बोर्ड हम याद करते हैं हमारे टाइम में, तो हम क्या करते थे, सारी पढ़ाई पूरे साल भर की पढ़ाई 1 मंथ में करना चाहते थे कि 1 मंथ में कर लेंगे तो बोर्ड में हो जाएंगे। तो हम लोग के समय जो बोर्ड वाले पेपर आते थे ना, कितने मतलब प्रेशर में हम लोग पढ़ते थे और कितने कम बच्चे पास होते थे। हाँ, बिल्कुल सही विक्की जी ने बोला, वही शॉर्ट में जो बोला मैंने यही बोला कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, कोई भी शॉर्टकट मत लो। और जिनसे आपके कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको तो ज़रूर ही पढ़ो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं विक्की जी कि मेंटली थिंकिंग, आप क्या सोचते हो, कैसी आपकी थिंकिंग है, आपके लॉजिक्स आपको यही परखता है। और जो ये तैयारी है ना, ये आपका कहेंगे ये सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल तो सबसे हार्ड है आपको करना। पहला आपने ने जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं, बीएड, डीएलएड, बीटीसी या व्हाटएवर जो आप कर रहे हैं। सेकंड स्टेज आप तो बस अभी इसके योग्य बनेंगे कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं हैं। इसके बाद जो आपका मेन एग्जाम आता है जहाँ पे आप एक शिक्षक बनेंगे, तो आपकी तैयारी हमेशा 100% की करो। ठीक है। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला कि पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग एक एवरेज देखते होंगे कि यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, कोई भी टेट दीजिए, उसमें काफी तरह रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली लोग, केवल 100 लोग ही पास होते हैं और मोस्टली फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, और वो सोचते हैं कि बस 10 दिन में पढ़ूंगा तो हो जाएगा, एक छोटी सी बुक लूंगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना, उसको काफी पेशेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को कितना समय दे रहे हो अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो। अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे ज्यादा ये करो कि हार्ड वर्क करो, खुद के नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, एमसीक्यू करो। और रेगुलर एक टाइम बनाओ कि मुझे ये टाइम अपनी पढ़ाई के लिए देना है। उसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाओ अपनी लाइफ का। फिर आप कहीं एग्जाम करोगे। और ये केवल तैयारी ये सोच के मत करो कि मुझे केवल सीटेट क्वालिफाई करना है, एसटेट क्वालिफाई करना है या कोई टेट क्वालिफाई करना है। आप इसलिए तैयारी करो क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आप रेगुलर
1 घंटे भी ध्यान से क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हुए चलती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं जल्दी करिए, तो मैं जल्दी इसलिए नहीं करती हूँ कि ताकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो पहली बार जुड़ते हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सभी एग्ज़ाम आप करोगे। ठीक है? तो आप लोग सभी करना, सभी के क्लासेस लो और मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिएगा। आप यहाँ मत देखिए, बुक्स में देखिए, जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, जहाँ भी आप कम्फर्ट हो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आके थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग करना, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम कर लोगे। चलिए फिर अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं। चलिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष के समय आशाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो क्लास में आप रिलेशन बनाते हो बच्चों के साथ, वो किस तरह से होना चाहिए? एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ठीक है? स्मॉल लर्नर शुड बी इनकरेज्ड इन interact with time hopes in the classroom theory. क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करना कि क्या होगा राइट आंसर। हाँ, सी इज द राइट आंसर कि पढ़ने के दौरान हमें क्या करना है, उनके जो कौशल हैं, सामाजिक कौशल, उनको हमें बढ़ाना है, इंटरेक्ट करना है, उसी को हमें इंक्रीज करना है। ठीक है? हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 6 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। दे कैन लर्न सोशल स्किल व्हाइल रीडिंग। हाँ, सभी का आंसर सही है 6 के लिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मूल्यांकन का क्षेत्र है द एरिया ऑफ इवोल्यूशन इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, कंप्रेस्ड या कंप्रोहेसिव। सीमित, असीमित, संकुचित और व्यापक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। सेवन का सभी को दिख रहा है क्लियर? सुरेंद्र जी बोल रहे हैं डी, सविता बोल रही हैं डी। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो व्यापक होगा, लेकिन जो मैंने बुक्स में और जहां से देखा वहां पर सीमित भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से व्यापक होता है क्योंकि मूल्यांकन हम सीमित नहीं कर सकते, उसको हम काफी बड़े रूप में, बड़े पैमाने पे करते हैं, क्योंकि इसके साथ हम स्कूल में जो क्लास में एक्टिविटीज होती है और जो उसके बाहर की एक्टिविटीज होती है, दोनों को मेजर करते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? Which psychologists say that the children are equal at birth? क्रो एंड क्रो, वॉटसन, क्लर्क एंड ब्रिच या मैक्टुगल? हाँ, 7 का डी ही होगा आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 का करिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? 8 का सी बोल रहे हैं सुरेंद्र। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे थे,
ये किसने बोला था? वॉटसन ने बोला था। इन्होंने बोला था कि बच्चे व्यवहार द्वारा, जो भी हम बच्चों को बाहरी व्यवहार होता है ना, उसका अध्ययन करते हैं। तो आप मुझे किसी भी तरह के बच्चे को दो जो जन्म के समय कोरे स्लेट की भांति होते हैं, उसको मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से उसको बना सकता हूँ। यानी उसको इंजीनियर भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ। बच्चे क्या हैं? एक कोरी स्लेट है। ठीक है? तो इन्होंने बोला कि बच्चे जन्म के सभी सभी समान होते हैं, वो जो बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट होते हैं, उन्हें हम जिस तरह से ढालना चाहें, उस तरह से हम उसको ढाल सकते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, जो वॉटसन थे, इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है? हाँ, ज़रीन, ज्योत्सना, माधुरी, आपने, प्रियंका ने भी सही आंसर किया है। पूनम, हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 8th के लिए, बी। बबीता कुमारी, हाँ, 8th का बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, या फिर डिसिप्लिन जो कहेंगे ना, डिसिप्लिन एंड द क्लासरूम, शिक्षा कक्षा में अनुशासन बनाना। इसकी हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना? डिसिप्लिन एंड क्लासरूम सिस्टम, यानी जो कक्षा का वो है उसको अनुशासित करना। 9 का बी बोल रही हैं प्रियंका। हाँ प्रतीक्षा, 8th का बी सही आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। तो 9 का जो बी बोला बिल्कुल सही है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है कि वो शारीरिक रूप से कैसा दिख रहा हो, सुंदर हो, आकर्षण हो, ये उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। बाल व्यवहार का अध्ययन आना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ होनी चाहिए, और क्लासरूम में डिसिप्लिन को भी हमें फॉलो कराना है। ठीक है? आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता, यानी आप कितने सुंदर दिख रहे हो, कितने अच्छे हो, आपका शारीरिक कद-काठी कितना अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है शिक्षा के लिए। ठीक है? 9 का डी नहीं होगा, 9 का बी होगा कि आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है? चलिए, कुछ लोगों ने डी आंसर किया था। वो क्या था कि डिसिप्लिन एंड क्लासरूम सिस्टम, अपने कक्षा में अनुशासन को किस तरह से बनाना है, कैसे रखना है, तो ये भी ज़रूरी है। हमें क्लासरूम को अनुशासित तो रखना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्लास में। ठीक है? 9 का ए भी बोल रहे हैं, बाल व्यवहार का तो अध्ययन होना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है ना, तो बच्चे के व्यवहार को ही तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वुडवर्थ ने, वॉटसन ने, गैरिसन या बोरिंग ने? साइकोलॉजी इज अ कॉल्ड ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर। वुडवर्थ, वॉटसन, गैरिसन या बोरिंग? 9 का सभी आंसर करिएगा कि किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना? हाँ, विक्की का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। विक्की जी का जो आंसर है कि 9 का जो होगा बी, वॉटसन ने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, क्या उनकी विशेषता होती है शैशवावस्था की? आपकी इन्फेंसी पीरियड की पूछ रहे हैं। अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। इन इन्फेंसी इट इज फाउंड इन द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का करिएगा।
इमिटेटिंग होती है, टेकिंग कॉपरेशन भी होता है, डिपेंडेंसी भी होती है, ऑल ऑफ दीज एबव भी होगा। ठीक है ना, तो सभी होगा। जो इन्फेंसी है, अनुकरण तो करते ही हैं, सहयोग दूसरों से सहयोग लेकर ही किसी कार्य को करते हैं, आश्रितता होती है, वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो पीरियड होती है 0 to 5 years होती है। तो सभी होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक, व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोगिता, वातावरण या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करेगा कि व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोगिता व वातावरण, उपरोक्त सभी। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन माइंड इज person interest, ability, aptitude and environment, all the above। बिल्कुल सही है, जो इसका राइट आंसर होगा वो डी ही होगा कि सभी चीजें करेंगी। व्यक्ति की रुचियां भी मानव मन को प्रभावित करती हैं, उनकी एबिलिटीज भी करती हैं, एप्टीट्यूड भी करता है, और ये तीनों हमारे इंक्लूडेड होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना, स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ट्रेवर ने या स्काउट ने। हाँ, सभी का क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर सभी का सही है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ट्रेवर ने या स्काउट ने। साइकोलॉजी इज कंसिडरेड टू बी अ प्योर साइंस, स्टीफन, एंडरसन, जेम्स ट्रेवर या स्काउट। प्रियंका बोल रही हैं 13 का सी। हाँ, तो जिन्होंने सी आंसर किया है 13 का, बिल्कुल राइट किया है कि जेम्स ट्रेवर ही साइकोलॉजी को क्या मानते हैं, प्योर साइंस मानते हैं। ठीक है, तो जेम्स ट्रेवर होगा, सी इज द राइट आंसर। जोत्सना 13 का ए बोल रही हैं, ए नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो जेम्स ट्रेवर है। हम मैक्सिमम लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बोलते हैं। चिल्ड्रन आर यूजली इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग कौन से स्टेज में होते हैं। एंड स्टेजेस, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल। बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। ईगोसेंट्रिक पूछ रहा है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन सेंसरी मोटर या प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट यानी मूर्त वो होता है, और कॉन्क्रीट मूर्त या औपचारिक परिचालन। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टेज है दिया है कि ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी अहम केंद्रिता उनके में ज्यादा होती है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरे लोगों की सोच को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं लेते हैं। उनके लिए जो खुद का रूल रेगुलेशन होता है, खुद के लिए होता है, खुद की बातों को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 14 का सी बोल रहे हैं रोहित, प्रियंका बोल रही हैं डी। तो मैंने कई बार बताया कि जो ईगोसेंट्रिक बच्चे होते हैं 2 to 7 ईयर, यानी कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कही जाती है वो होता है। सेंसरी मोटर जहां से 2 वर्ष स्टार्ट हो जाता है ना, इसलिए सेंसरी मोटर को भी लिया गया है। तो सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होगा वो बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, बच्चे खुद में खेलते हैं। अब जो चीजें बिहेवियर आप लोगों ने घर में देखा होगा कि बच्चे जो छोटे बच्चे दूसरों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं,
रिपीटेड एक्शन बार बार करते हैं, जिससे लोग हंसते हैं, जिससे उनकी तरफ ध्यान देते हैं, वो क्रियाएं बार बार करते हैं। खिलौनों से बातें करना, अकेले अपने आप से बातें करना, तो ये सब क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है जीन पियाजे जी के द्वारा। वंदना विश्वकर्मा, गुड आफ्टरनून वंदना। यस, 14 इज का ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर जो 2 वर्ष वाला एज होता है ना, 0 to 2 ईयर, तो 2 ईयर के बाद से जो एज स्टार्ट हो जाती है ना, उसमें बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रिता, यानी खुद के बारे में ज्यादा उनको सोचना, उनके लिए अपने ही थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, खुद से बातें करना, खिलौनों से बातें करना, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना, ये होता है। ठीक है ना, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट और औपचारिक में तो मूर्त चीजें, यानी मूर्त आपका हो गया परिचालन अवस्था, औपचारिक परिचालन जो 11 से 15 अवस्था होती, जो आप लोगों ने बताया था। ठीक है, हाँ प्रियंका, आपने स्टार्टिंग में डी बोला था, फिर अभी ए कहा, वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट clearly and in the interesting way and related this new information to things student don't know, already know, willing to know, not willing to know। शिक्षक को छात्रों को स्पष्ट रूप से और दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, और नई जानकारी को छात्रों को किस तरह से जोड़ना चाहिए, नई जानकारी को जो पता नहीं है, पहले से पता है, जानने के इच्छुक हैं या जानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चे को नई इंफॉर्मेशन देना है। उसके साथ अगर हम किसी बच्चे को नई चीज सिखा रहे हैं, तो हमें जानना क्या जरूरी होता है कि वो उस चीज के बारे में पहले से क्या जानता है। ठीक है, उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए फिर हम उसको नई इंफॉर्मेशन देते हैं, नई नॉलेज देते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, तो पहले उस चीज को जानते हैं कि बच्चा उस चीज के बारे में जानता है कि नहीं जानता है। अगर वो जानता है तो कितना जानता है, और हमें उसको कितना इम्प्रूव करना है, कैसे उसको नई जानकारी को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा कि ऑलरेडी नोन, वो क्या पहले से जानता है। हम जब भी बच्चे को कोई न्यू नॉलेज देते हैं, तो पहले हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, फिर हम उसको नई नॉलेज से रिलेट करते हैं और आगे के नॉलेज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, पहले से बच्चे को क्या पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। From the point of view of thinking, there is the best thinking in a child। कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, डायरेक्ट थिंकिंग, प्रत्यात्मक चिंतन, सरफिक्स थिंकिंग, या तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। गुड आफ्टरनून श्वेता जी। थैंक यू श्वेता जी। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बोलते कि अच्छा पढ़ाते, बाकियों को मैं नहीं लगता कि अच्छा पढ़ाती हूँ, इसलिए बाकी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। डी बोल रही हैं वंदना। 16 का ए बोल रही हैं। तो कल्पनात्मक चिंतन हम कहाँ से अच्छा मान सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बच्चे में जो इमेजिनेटिव थिंकिंग, यानी वो कल्पनाओं की दुनिया में अगर खोए हैं, तो हम उनको राइट कैसे मान सकते हैं कि वो कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। कल्पना में तो वो लोग ढूंढते हैं ना जिनका सच्चाई से वास्ता नहीं है।
ठीक है, तो जो अगर हम बात करें तो लॉजिकल थिंकिंग यानी किसी भी चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं तो उसके बारे में सही क्या तर्क है, गलत क्या है, सही क्या है, उस सब चीज को जो जॉन डेवी ने माना कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बेस्ट थिंकिंग है किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है, वंदना जी बोल रही है अच्छा पढ़ाते, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू अजय। नहीं तो जैसे मैं आप लोग को बच्चों को गुड वेरी गुड सुनना अच्छा लगता है ना, वैसे टीचरों को भी गुड वेरी गुड सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, जब आपका कोई स्टूडेंट आपसे बोलेगा सर आपने जो पढ़ाया, मैम आपने जो पढ़ाया वो मुझे लाइफ टाइम तक याद रहा, मैं उसकी वजह से कुछ कर पाया, तो उस समय एक शिक्षक को कितना गर्व होता है, वो एक शिक्षक ही जानता है। हाँ श्वेता जी, आप ही को मैंने बोला, फर्स्टली आपने ही कमेंट किया। श्वेता जी, सबसे पहले मैंने आप ही का नाम लिया कि आपने ही सबसे पहले कमेंट किया था कि आप अच्छा पढ़ाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कि तार्किक यानी किसी भी विषय के बारे में हर तरीके से जानना, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम उस पे निर्णय लेते हैं, तो वो जो थिंकिंग होगी वो बेस्ट थिंकिंग होगी। चलिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ में ध्यान दीजिएगा, स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, वाक्य या रूपिम is the smallest unit of meaning in the language. स्वनिम, सिंगल एप्लीकेशन, स्पीच या मॉर्फिम। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। प्रियंका का आंसर आ गया है, 17 का डी बोल रही हैं। गुड आफ्टरनून जावेद। डी बोल रहे हैं हम। तो अगर हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिक अर्थ की यानी मीनिंग की, तो जो सबसे छोटी होती है वो होती है रूपी, और वाक्य की जो बोलेंगे ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ ना निकले, जैसे ब जो स्वर होते हैं वो होता है सबसे पहले स्वनिम, लेकिन जहां पर हम वर्णों को तोड़ नहीं सके, अर्थ जहां पे मीनिंग हो, वो हमारा होता है रूपिम। जैसे लड़का, लड़के का शब्द जो होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ के रूप में जो सबसे छोटी इकाई पूछी थी वो होगी रूपिम। ठीक है, भाषा की उच्चारित जो होगा सबसे छोटी इकाई जो होगी वो हमारी होती है स्वनिम, जैसे हमारे स्वर जो होते हैं। ठीक है, ई उ जो ये वर्ड होते हैं ये हमारे स्वनिम में आते हैं, लेकिन जहां पे हम वर्डों को तोड़ नहीं सकते, अर्थ एक देते देते हैं, वो हमारा होता है रूपिम। तो यहाँ पे अर्थ की, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा था, तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा, रूपिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के आरंभ में। इन विच स्टेज द लेंथ ऑफ गर्ल इज मोर देन दैट अ बॉय, एट द एंड ऑफ एडोलसेंस, इन चाइल्डहुड, इन फैंसी, एट द बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस। हाँ, 17 का डी होगा, जरीन और बबीता सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करना। प्रियंका का आंसर सबसे फिर अगेन आया है, तो प्रियंका जी का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही कर रही हैं, लगभग इन्होंने सारे आंसर सही किए हैं एक आध क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, मिस्टेक होगा। ए नहीं होगा, किशोरावस्था के अंत में तो बच्चे पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है,
तो इसमें बालिकाओं की यानी गर्ल्स की पूछ रहे हैं कि हमेशा पता है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, बालकों की अपेक्षा। तो बी इज द राइट आंसर होगा, इन अ चाइल्डहुड। यस, प्रियंका जी राइट है। सबसे पहले भी आंसर किया और राइट आंसर किया। सी नहीं होगा, मोन्टू। यस, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या फिर मेरा पड़ोस। और जितने लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सभी लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ठीक है, रोज रिमेम्बर करा देती हूँ क्योंकि आप लोग क्लास देते हैं लास्ट में भूल जाओ, इसलिए क्लास के बीच में ही मैं बोल देती हूँ कि लाइक भी करते रहना। प्रियंका का फिर से अगेन आंसर आया है सबसे पहले, और मैं कहूँ तो बिल्कुल राइट आंसर आया है। हाँ रोहित जी, आपका भी आंसर बिल्कुल राइट है। हाँ, ज्योत्सना, प्रियंका, मिला, हाँ सुरेंद्र, प्रतीक्षा, नेहा, हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए इसमें पूछा है, तो वो क्या होगा? मेरा परिवार। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रियंका ने बोला लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार। इसको याद करोगे, कुछ फेमस स्टेटमेंट मैंने क्लासेस के समय बता दिए थे जो फेमस फेमस स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी बोल रहे हैं प्याजे, ए जिनका आंसर आ रहा है। तो इसको जो बोला गया था कि संवेग जो उत्तेजित दशा होती है वो वुडवर्थ ने कही थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। ज्योत्सना बोल रही है ए, प्रियंका कुमारी बोल रही हैं डी। हाँ, बी होगा। पूनम राजपूत ने जो आंसर किया है बी बिल्कुल सही है आंसर, कि वुडवर्थ ने कहा कि संवेग की क्या है? उत्तेजित दशा है। ठीक है, हाँ प्रतीक्षा, जरीन, हाँ बिल्कुल सही, आप सभी आंसर कर रहे हो। प्रियंका कुमारी, बी होगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ जी ने कहा था। ठीक है, रोहित जी ने अपना आंसर भी शेयर कर दिया, 17। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित। हाँ नेहा, आंसर बी है, सही है। जावेद आलम शीर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। कोई बात नहीं बबीता, लेकिन मोस्टली आंसर आपने सही किए थे। 20 का आपने भी बी ही किया है। ज्योत्सना बोल रही हैं 15। 19 का ए। हाँ जरीन, आप लोग सभी अच्छा सपोर्ट करते हो, सभी रोज करते हो, मैं देखती हूँ। ठीक है ना, सभी करते हो, ये सब आपका सपोर्ट, आपका लव दिखाता है चैनल के लिए, मेरे लिए, कि आप सचमुच में लाइक करते हो, है ना। इसलिए बोलती हूँ, बस एक रिमेम्बर के लिए। ऐसा नहीं करती हूँ कि आप लोग नहीं करते हो, करते हो। कभी कभी होता है ना, क्लास देखा, ओवर हो गया और करना भूल गए। थैंक यू प्रियंका।
चलिए, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, ठीक है ना? तो उसको मैं क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। और जहाँ तक मैं अभी क्या कर रही हूँ कि अभी मैं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको वो पूरे करा दूँ। क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न है ना, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको करा दूँ 1 मंथ में पूरे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 120 से ऊपर स्कोर करोगे। ठीक है? और हमेशा तैयारी 100% की करना। चलिए, जो लोग नए हैं क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो हमारी थियरी क्लासेस नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है ना? और नोट्स की भी जिनको है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आपको वहाँ से नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएँगे। और अभी जो हम टारगेट लेके चलेंगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मोस्टली मैं कराने की कोशिश करूँगी। कराए भी हैं और भी कराऊँगी, तो सभी लोग ज्वाइन होइए मेरे साथ क्लास में, मैक्सिमम लोग, और स्टार्टिंग टू एंड तक रहिए। ठीक है? टेलीग्राम के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे सीटेट सीडीपी करके दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करना, आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है? ठीक है बबीता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खुल जाएगा तो उसमें आपको सीटेट का टेलीग्राम चैनल दिखेगा। ठीक है? तो टेलीग्राम पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स की टेलीग्राम चैनल बने हैं, तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएँगे, और उस लिंक पे आप क्लिक करना, आप जॉइन हो जाना, और मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, तब वो जॉइन होगा आपसे। ठीक है संतोष जी, आपको नोट्स की ज़रूरत है तो इसीलिए मैं ये नंबर आपको दिखा रही हूँ, 8233651148 पर कॉल करना। वहाँ से आप ग्रुप में जॉइन होना, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएँगे। ठीक है? और जितनी भी थियरी क्लासेस हुई है थी ना, उनकी प्लेलिस्ट भी देख लेना, और खुद के नोट्स बनाओ ना, वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि खुद का लिखा हुआ अपने दिमाग में कितना चलता है आप लोगों को भी पता है। ठीक है, थैंक यू जरीन। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे मंडे को नए क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, और हमें अपना टारगेट रखना है कि इस बार हमें सीटेट 130 मार्क्स लाके क्लियर करना है, और आगे का भी एग्जाम हमें क्रैक करना है। ठीक है? तो सभी को राम राम, नमस्कार। फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में। ठीक है? तब तक सभी प्रैक्टिस करते रहना, अपना ध्यान रखना, और अपनी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं करना, कि तबीयत इसमें बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके फिजिकली हेल्थ को लेकर। टेलीग्राम चैनल जब आप में अगर ऐप होगा ना, तो जब डिस्क्रिप्शन जो ऊपर जहाँ पे क्लास शेयर बटन होता है ना, उसके ऊपर ही एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एरो बना होता है, तो आप वहां पे क्लिक करना बबीता, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें जाके लिंक को खोलना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? अभी क्लास ओवर होने के बाद करके देखना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो सभी को बाय।